हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो होगा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के थोड़ा सा एक्सटेंशन होगा। लास्ट हमने जो पढ़ा था वो था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो अभी फर्दर नेशनल इनकम के चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स है, कुछ बेसिक डेफिनेशंस है जो हम लोग के लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वन ऑफ दोज कंसेप्ट इज डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है? अभी अगर सपोज यू आर नॉट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स से अगर आप रिलेटेड नहीं हो तो आपके लिए इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब हो जाएगा कि हमारे कंट्री का जो ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, उसके अंदर जो भी कुछ होता है वो होता है हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी, जो कि इट्स नॉट रॉन्ग ऑल्सो बट इट्स इन अ स्मॉलर कंसेप्ट, इट्स अ नैरो कंसेप्ट। हम इसको थोड़ा सा ब्रॉड टर्म्स में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा ब्रॉड कंसेप्ट में कैसे पढ़ सकते हैं? जैसे कि जब हम इकोनॉमिक्स में डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते हैं ना, वी रीड इट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी मतलब क्या है? हम जो वो पॉलिटिकल बाउंड्री है ना, उसको छोड़ के भी हम कुछ और चीजें ऐड करते हैं व्हेन वी से द टर्म डोमेस्टिक टेरिटरी। तो वो कुछ और चीजें क्या होता है? ठीक है, वो और चीजें ऐसा कुछ मैंने पॉइंट्स में लिख के रखा है, ये सब कुछ हम ऐड करते हैं। क्यों ये सब कुछ हम ऐड करते हैं? बिकॉज व्हेन वी से इकोनॉमिक टेरिटरी, हम वो पूरा का पूरा टेरिटरी मीन करते हैं जहां पे इंडियन गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होगा। ठीक है, जहां पे इंडियन गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होगा। अभी देश के जो बाउंड्री होगा हमारा, तो देश के बाउंड्री के अंदर तो हमारे गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल है ही। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और फैक्टर्स भी है जहां पे भी हमारे इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। तो वो कहाँ कहाँ पे रहता है? फर्स्ट थिंग, ships and aircraft owned and operated by normal residents। ये पहला पॉइंट आ जाता है। सपोज कोई इंडियन रेसिडेंट है, वो बाहर जा रहा है, ठीक है, वो इंटरनेशनल वाटर्स में सपोज फ्लोट कर रहा है, लाइक वो अपना ही शिप लेके जो कि इंडिया का है वो लेके वो सपोज किसी काम के लिए सपोज इंटरनेशनल वाटर तक पहुंच गया, लेकिन बेसिकली उसको हम इंडियन रेसिडेंट ही मानेंगे। तो वहां से वो जो भी कुछ इनकम करेगा या जो भी कुछ प्रोडक्शन कर रहा होगा उसको हम इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही पकड़ेंगे। ठीक है, फिर जो फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस लीक्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर्स, ये भी सेम ही कंसेप्ट हो जाता है। लाइक कोई भी फिशिंग वेसल हो, ऑयल रिग्स हो जो कि इंडिया का है लेकिन इंटरनेशनल वाटर्स में काम कर रहा है, तो वो भी मतलब इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में ही कैलकुलेट होगा। एक और चीज जैसे कि एयरक्राफ्ट जैसे हम पकड़ सकते हैं, कोई भी इंडियन का ओनरशिप वाला एयरक्राफ्ट हम पकड़ लेते हैं, जैसे कि एयर इंडिया पकड़ लेते हैं। एयर इंडिया अगर सपोज मतलब एयर इंडिया का जो फ्लाइट है, सपोज वो इंडिया से रशिया जा रहा है, रशिया से जापान जा रहा है, जापान से इंडिया आ गया, तो वो जो इंडिया से रशिया गया, रशिया से जापान गया, जापान से वो वापस इंडिया आ गया, ये जो पूरा का पूरा उसका जो इनकम होगा या फिर जो मतलब टोटल उसका अर्निंग होगा, तो वो हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सिर्फ फिर जो हमारा थर्ड पॉइंट है, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। एम्बेसी जो बेसिकली होता है वो एक डोमेस्टिक कंट्री का होता है जिसका एम्बेसी मतलब बाहर के कंट्रीज पे सेटअप किया जाता है। सो व्हाई आर एम्बेसीज सेटअप? ओके, एम्बेसीज को हम सेटअप क्यों करते हैं? ठीक है, जैसे कि इंडियन एम्बेसी हो गया, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ इंडियन एम्बेसी। इंडियन एम्बेसी हो गया, वो सपोज बाहर के कंट्री में, सपोज यूएसए में वो सेटअप है। तो बेसिकली एम्बेसी कहाँ पे सेटअप किया जाता है? कैपिटल सिटी में सेटअप किया जाता है। एंड क्यों सेटअप किया जाता है? ताकि वो इंडिया को वहां पे थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, इंडिया के कल्चर को वहां पे डेवलप कर सके, ताकि इंडिया के कल्चर को भी लोग जाने, इंटरनेशनली उसका एक पहचान हो, इसीलिए मतलब एम्बेसी सेटअप किया जाता है। सिमिलरली दूसरे कंट्री की एम्बेसीज भी है जो कि इंडिया पे आके अपना एम्बेसी सेटअप किया है, जहाँ पे कैपिटल सिटी में जैसे कि दिल्ली में सेटअप होगा हमारा, वो सब एम्बेसी सेटअप किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एम्बेसीज का बहुत सारे जॉब भी होता है, जैसे कि इस क्राइसिस पीरियड में हमने देखा है कि सिटीजन्स ऑफ वन कंट्री आर स्टेइंग इन अदर कंट्री, और वो लोग घर आने के लिए बहुत सारे मेहनत कर रहे थे, लाइक वी वांट टू गो होम, वी वांट टू रिटर्न बैक होम। तो उन सब के चलते
वो सारा का सारा प्रॉब्लम जो है ना एम्बेसी सेटल अप करती है इन अनदर कंट्री। सपोज कि कोई यूएसए में है और उसको सपोज इंडिया आना है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड, तो वो सपोज एम्बेसी जा सकता है कि मेरा वीजा का वो ठीक कर दो एंड पासपोर्ट वगैरह सब ठीक करके देगा, तो एम्बेसी के थ्रू वो यहाँ पे आ सकता है रिटर्न। तो एम्बेसीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो बाहर के कंट्री में स्टे करके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, सो एम्बेसीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री। सिमिलर टू एम्बेसीज आर कॉन्सुलेट। सो एम्बेसी कॉन्सुलेट बेसिकली उनका जॉब सेम ही होता है, लेकिन कॉन्सुलेट्स क्या होता है, जैसे कि सपोज पूरे इंडिया में सपोज एक ही जगह में एम्बेसी होगा, जैसे कि दिल्ली में होगा। सपोज एक जापान एम्बेसी है, जो कि जापान ने अपना एम्बेसी कहाँ पे सेटअप किया, कैपिटल सिटी दिल्ली पे किया। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई जापानीज मध्य प्रदेश स्टे कर रहा हो, कोई जापानीज जम्मू एंड कश्मीर स्टे कर रहा हो, कोई जापानीज जो है साउथ में स्टे कर रहा हो, कोई जापानीज नॉर्थ में स्टे कर रहा हो। तो वो क्या करेगा, वो कि हर कोई तो दिल्ली नहीं जा सकता है अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो वो किससे मदद लेगा, कॉन्सुलेट्स में। बेसिकली एम्बेसी का पार्ट होता है कॉन्सुलेट्स, ठीक है। बहुत सारे ऑफिसेस होते हैं जो कि मतलब देश भर में सेटअप किया जाता है। दोज आर नॉट एम्बेसीज, दोज आर नोन एज कॉन्सुलेट्स। वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। सपोज ये जापान का कॉन्सुलेट है, तो जापान का कोई आदमी हो, उसको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, इश्यू हो, घर जाना हो, कुछ भी हो, मतलब वो कॉन्सुलेट वगैरह देख के देता है, ठीक है। तो एम्बेसीज बेसिकली जो होता है एक ब्रॉडर कंसेप्ट होता है, और ये जो है थोड़ा सा नैरो कंसेप्ट है। तो एम्बेसीज और कॉन्सुलेट बेसिकली जॉब तो सेम टाइप की करते हैं। ये कैपिटल सिटी में रहता है, एंड ये जो होता है ये पूरे कंट्रीज में इनका ऑफिस होता है। सो एम्बेसीज कॉन्सुलेट्स बेसिकली क्या होता है, वो सब मतलब अगर वो इंडियन एम्बेसी है, इंडिया का कॉन्सुलेट है, तो उसमें इंडियन गवर्नमेंट का ही रूल रहता है, ठीक है। तो ऑल्दो वो बाहर के कंट्री में है, लेकिन वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही कैलकुलेट किया जाएगा। सिमिलरली मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स, इंडियन मिलिट्री अगर बाहर भी जाता है, लेकिन वो इंडिया का ही तो है ना, तो इसीलिए उसको भी हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी में ऐड कर देंगे। तो बेसिकली डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट क्या निकल के आता है, यही निकल के आता है कि जो ज्योग्राफिकल टेरिटरी होता है, जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री होता है इंडिया का, वो तो ऐड होगा ही इकोनॉमिक टेरिटरी या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी में। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी ऐसा शिप, कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट जो कि इंडिया का है लेकिन इंटरनेशनली वो ट्रेवल कर रहा है, तो उसको भी हम ऐड कर लेंगे। फिशिंग वेसल्स अगर वो इंडिया का है, कोई भी नेचुरल गैस लीक्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस लीक्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स जो कि इंटरनेशनल वाटर्स में कुछ काम कर रहा है लेकिन वो इंडिया का है, तो उसको भी हम डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में कैलकुलेट करेंगे। एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, ये भी अगर इंडिया का है, तो अगर बाहर रूल कर रहा है, मतलब बाहर सेटअप किया गया है, तो उसको भी हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ले लेंगे। ऑन द ऑपोजिट हम ये भी सोच सकते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में हम क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, किसी और देश का शिप्स और एयरक्राफ्ट जो कि इंडिया में आके काम कर रहा है, उसको हम ऐड नहीं करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी में। फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल रिक्स जो कि किसी और कंट्री का है, वो अगर इंडियन वाटर्स में एंटर भी कर गए तो भी उसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। किसी और कंट्री का एम्बेसी अगर वो इंडिया में है, तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं गिरता है, ऑल्दो वो पॉलिटिकली हमारे ज्योग्राफिकली वो हमारे कंट्री के अंदर ही है, लेकिन वो एक एम्बेसी है। तो एम्बेसीज एज एक्सेप्शनल केसेस होता है। कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स जो कि दूसरे कंट्री का होगा, अगर वो इंडिया में आके भी अपना काम कर रहा है, तो भी हम इसको डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सब अगर इंडियंस हो तो वो इंडिया में ही रहेगा, ठीक है। ऑल्दो वो बाहर जाके काम कर रहा है, लेकिन इंडियन टेरिटरी में हम इसको कैलकुलेट करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में। एंड सिमिलरली अगर कोई किसी और कंट्री का भी इंडिया पे आके काम कर रहा है, ये सारा का सारा पॉइंट्स, तो भी हम इसको डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में कैलकुलेट नहीं करेंगे, बिकॉज they will be included in the domestic territory of their domestic country. Okay, so अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन में जाएंगे जो कि है नॉर्मल रेसिडेंस। अब जो हम डेफिनेशन देखने वाले हैं वो होगा हमारा सेकंड डेफिनेशन, नॉर्मल रेसिडेंस। हम नॉर्मल रेसिडेंस किसको बोलते हैं और किस बेसिस पे बोलते हैं। ओके, सो इसका डेफिनेशन हम ऐसे पढ़ लेते हैं। इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन, मतलब ये कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, नॉर्मल रेसिडेंस जो है वो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है और कोई एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। सो इट कैन बी एन इंडिविजुअल ऑल्सो, इट कैन बी एन इंस्टीट्यूशन ऑल्सो। So normal residence refers to an individual or an institution who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest also lies in that country. मतलब हम इसको कैसे समझ सकते हैं, अगर कोई
रेसिडेंट मतलब अगर कोई एक पर्सन एक दूसरे कंट्री में जाके रह रहा है, ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द कंट्री, कितने टाइम तक, 1 साल से ज्यादा, मतलब 1 ईयर से ज्यादा होना पड़ेगा। अगर कोई एक पर्सन दूसरे कंट्री में जाके 1 साल से ज्यादा रह रहा है एंड whose center of economic interest also lies in that country, मतलब center of economic interest के कारण हम क्या समझ सकते हैं, इस टर्म का मतलब क्या है। एक तो हो गया कि रेसिडेंट को द रेसिडेंट लिव्स और इज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, उस टेरिटरी के अंदर उसको रहना पड़ेगा, कितना टाइम तक रहना पड़ेगा, मोर देन 1 ईयर। एंड नेक्स्ट होगा द रेसिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सो रेसिडेंट को वहां पे रहना भी होगा और जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है ना एक पर्सन का, वो भी कैरी आउट करने पड़ेगा इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। सो व्हाट आर द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, इट्स द अर्निंग, उसको वहां पे अर्न करना पड़ेगा, दैट मीन्स वहां पे उसको जॉब करना पड़ेगा। देन इट्स द स्पेंडिंग, उसको वहां पे वो सब जो इनकम वो जो अर्न करेगा ना उसको स्पेंड भी करना पड़ेगा। एंड थर्ड इज द एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन मतलब वहां पे सपोज उसने कोई लैंड खरीद लिया, गोल्ड खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया, मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, एनी काइंड ऑफ वेल्थ। ओके, सो ये 3 चीज हो जाता है बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एनी पर्सन। अगर कोई एक पर्सन किसी दूसरे कंट्री में जाके 1 साल से ज्यादा वहां पे रह जाता है along with carrying out the basic economic activities, मतलब वहां पे वो अर्न भी करेगा, वहां पे वो स्पेंड भी करेगा अपना इनकम, along with that accumulation of wealth, ये 3 बेसिक एक्टिविटीज उसने परफॉर्म कर दिया, उस वाले टेरिटरी में उसने 1 साल से ज्यादा रह लिया, तो उसको हम नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री बोल देंगे। ठीक है, कोई कंट्री का एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, जैसे कि हम समझ लेते हैं इंडिया एंड जापान सपोज। सो जापान से कोई एक पर्सन आया इंडिया पे, वो 1 साल से ज्यादा यहाँ पे रह जाता है, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे वो अर्न करना भी स्टार्ट कर देता है, सपोज अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, जॉब कर लिया, कुछ भी कर लिया, अर्न करना स्टार्ट कर देता है, वो यहाँ पे उसको स्पेंड भी कर देता है, वो रह रहा है तो स्पेंड तो करना ही पड़ेगा। अलॉन्ग विद दैट वो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ भी करता है, कुछ कुछ चीजें खरीद भी लेता है, वो सपोज कोई गोल्ड खरीद लिया या फिर थोड़ा बहुत लैंड खरीद लिया, ये सब कुछ बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होता है वो सारा का सारा उसने कर लिया, मतलब तभी हम उसको नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोल देंगे। लेकिन नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब ये नहीं होता है कि वो इंडिया का सिटीजन हो गया, सिटीजनशिप उसको नहीं मिला है, उसको सिर्फ रेसिडेंटशिप मिला है। Why? Because he has stayed in our country for more than 1 year along with carrying out the basic economic activities. Okay? तो उसको हम रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोल देंगे, ना कि सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन तो एक क्या होता है ना, बाय बर्थ यू आर बोर्न इन दिस कंट्री, यू आर अ सिटीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री, ऐसे मतलब सिटीजनशिप कुछ डिफरेंट होता है, रेसिडेंटशिप से डिफरेंट होता है। मतलब एक पर्सन क्या हो सकता है, एक दूसरे कंट्री का सिटीजन हो सकता है, along with that at the same time, okay, simultaneously he can be a resident of another country also. Suppose if I go to Japan and stay there for 1 year and carry out my economic activities there, so I'll be a resident of Japan after 1 year. Okay, I'll be a resident of Japan after 1 year, after I have stayed there for more than 1 year and I have carried out my basic economic activities. अभी more than 1 year तो बहुत रहते हैं, जैसे कि हम स्टूडेंट पकड़ सकते हैं। स्टूडेंट अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री जब वो पढ़ने जाते हैं, वो तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक पढ़ते हैं, 6 7 8 साल भी पढ़ लेते हैं कोई, तो वो लोग नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होता है। क्यों? बिकॉज वो लोग वापस सिर्फ पढ़ने जाते हैं, वो लोग अर्निंग नहीं करते वहां पे, वो लोग स्पेंडिंग नहीं करते, एक्यूमुलेशन नहीं करते, विद द होप दैट स्पेंडिंग तो करते ही है लेकिन अर्निंग और एक्यूमुलेशन तो नहीं करते कम से कम, तो इसीलिए उसको हम रेसिडेंट नहीं बोलेंगे। तो किसको हम नॉर्मल रेसिडेंस में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसे तो हम नॉर्मल रेसिडेंस में किसको इंक्लूड करते हैं, जो एक इंडिविजुअल एक बाहर के कंट्री में रह चुका है 1 साल से ज्यादा, अलॉन्ग विद दैट उसने जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है, अर्निंग, स्पेंडिंग, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, ये भी उस पर्टिकुलर पर्सन ने कर चुका है। तो ये 2 क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो जाता है कि लाइक 1 साल से ज्यादा भी रह लिया और इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी परफॉर्म कर लिया, तो वो उस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट बन जाता है। लेकिन जनरली हम किसी नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर नहीं मतलब इंक्लूड करते हैं, जैसे कि फॉरेन टूरिस्ट विजिटर्स हो गया, विजिटर्स अगर यहाँ पे घूमने भी आता है तो हम उसको नॉर्मल रेसिडेंस नहीं बोलते हैं, ऑल्दो वो यहाँ पे आके स्पेंड भी करता है तो लाइक फिर भी हम उसको नॉर्मल रेसिडेंस नहीं बोलते हैं। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स, मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस, जो एम्बेसीज ऑफिशियल्स इन सब के जो फॉरेन स्टाफ होते हैं वो भी नॉर्मल रेसिडेंस नहीं होते हैं। जिस कंट्री में वो लोग काम कर रहे हैं उस कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंस नहीं होते, जिस कंट्री के वो ओरिजिनली है वो वहां के ही रहते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, इन सब के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो भी नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री नहीं होते, जिस कंट्री में एक्चुअली वर्क कर रहा है उस कंट्री का नहीं बल्कि इंटरनेशनल एरिया का होता है।
ठीक है। एक्चुअली अगर जो एम्प्लॉयज होता है ना, एम्प्लॉयज जिस कंट्री से वो लोग बिलोंग करते हैं उसी कंट्री के रहते हैं। एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी पर्टिकुलर कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट ऐसा नहीं होता है, वो एक्चुअली इंटरनेशनल एरिया का रहता है। फिर हो गया क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स, इन सबको भी हम नॉर्मल रेसिडेंट्स के अंदर नहीं इंक्लूड करते हैं। फिर बॉर्डर वर्कर्स जो कि रेगुलर बेसिस पे बॉर्डर क्रॉस करता रहता है फॉर डूइंग सम वर्क, सो उनको भी हम नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री नहीं बोलते हैं। तो हम नॉर्मल रेसिडेंस किसको बोलते हैं? जिसने ये दो क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया कि 1 साल से ज्यादा किसी कंट्री में रह लिया अलॉन्ग विद परफॉर्मिंग द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लेकिन इन सब पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है कि इन सब को हम नॉर्मल रेसिडेंस के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। ये हो गया हमारा नॉर्मल रेसिडेंट वाला कंसेप्ट। तो पहले हम लोगों ने देखा कि इकोनॉमिक टेरिटरी मतलब क्या होता है, जो कि एक पॉलिटिकल बाउंड्री के अलावा भी हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा नॉर्मल रेसिडेंट। अभी हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे जाएंगे।